हेलो प्यारे दोस्त, आप सभी का माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अनिवार्य। इसका अंक बार है 45 नंबर का और समय है 2 घंटे 45 मिनट। और इसमें आज हम सबसे प्रथम प्रश्न यानी गद्यांश के बारे में उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें सर्वप्रथम है कि मितव्ययता का अर्थ आय की अपेक्षा कम व्यय करना, आमदनी से कम खर्च करना, सभी लोगों की आय एक सी होती है, निश्चित होती है। आज कोई 100 कमाता है तो कल 10 की उपलब्धि नहीं होती है। आय निश्चित भी हो तब भी उसमें कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। जीवन में अनेक बार कुछ अवसर आ जाते हैं, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, बहुत बार रोग और अन्य शारीरिक आपत्तियां आ घेरती है। यूं भी संकट कभी कह कर नहीं आता। यदि पहले से मितव्ययता का आश्रय नहीं लिया जाए तो मान अपमान का कुछ ध्यान न रखकर इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते हैं। विपत्ति काल में प्राय अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस समय सहायता मिलनी कठिन हो जाती है। मिल भी जाए तो मनुष्य ऋण के बंधन में ऐसा जकड़ जाता है कि आयु पर्यंत अथवा पर्याप्त काल के लिए उससे मुक्त होना दुष्कर हो जाता है। जो मितव्ययी नहीं होते वे प्राय दूसरों के कर्जदार रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मितव्ययता का अर्थ क्या है? तो मितव्ययता का अर्थ आय की अपेक्षा कम व्यय करना, आमदनी से कम खर्च करना ही मितव्ययता का अर्थ है। उसके बाद में बचत करना क्यों आवश्यक है? तो बचत करना आवश्यक है क्योंकि जीवन में अनेक बार कई ऐसे अवसर आ जाते हैं, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, बहुत बार रोग और अन्य शारीरिक आपत्तियां आ घेरती है, इसलिए बचत करना आवश्यक है। उसके बाद में है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है आय। उसके बाद में इसका अथवा का प्रश्न है, ये उस पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसके अथवा का जो पद्यांश है इसको। तो युद्ध की संभावना जिंदगी भी सांस हर दम खो रही है। भूल मत जाओ जरा सोचो तुम्हारी आन क्या है। बेखौफ अपनी बाजुओं से बारूद का संग्रह का पर्वत ढहा, मरुस्थलों में, मरघटों में, घटियों में, निर्जनों में तुम खुशी से खून देकर, स्वेद देकर, प्यार की प्यासी धरा पर स्नेह के निर्झर बहाओ, ज्योति जीवन की जगाओ, शांति का सरगम सुनाओ। इस पद्यांश में युद्ध की संभावना से क्या हो रहा है? तो इसमें युद्ध की संभावना से जो सैनिक है वो अपने मन में सोच रहे हैं कि युद्ध होगा तो कैसा होगा और उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटना हो सकती है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में है ज्योति जीवन की जगहों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो अलंकार है वो आपको देख लेना है। उसके बाद में इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक है युद्ध की संभावना।
उसके बाद में है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, उसकी शब्द सीमा है 350 से 400 शब्द। तो इसमें आपको एक निबंध लिखना है, जीवन में खेलों का महत्व लिखना है, या मोबाइल की फ़ोन की उपयोगिता का लिखना है, या भ्रष्टाचार का, या कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर एक आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4। निम्न प्रश्नों के इन्हीं 7 के उत्तर दीजिए। तो हमारे को 10 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से 7 के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट है, उसका मन पत्थर का बना है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति। उसके बाद में संध्या हो गई, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति। उसके बाद में है घटना स्थल से प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव या ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद में है 4, इंटरनेट युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इंटरनेट आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। उसके बाद में भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। उसके बाद में है शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद में हम अंतिम देख लेते हैं कि आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो अखबार है, रेडियो है। इस प्रकार इसके हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 5, सह प्रसंग व्याख्या करना है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर कर एक देने के माने, बच्चे ही जाने। तो इसमें सर्वप्रथम सब प्रसंग लिखना है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ के भाग 1 पाठ कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखित है। उसके बाद में व्याख्या करनी है कि ये कविता बच्चों के बहाने बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है, घर के बाहर और आसपास। इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या कर देनी और विशेष लिख देना है कि इसमें भाषा सरल, सहज और सटीक है। इसमें इसमें विशेषणों का प्रयोग किया गया है और इसमें इसमें कुछ अवयवी यानी भाव के प्रश्नों का महत्वपूर्ण अर्थ दिया गया है। उसके बाद में आपको देख लेना है इसका अथवा में एक प्रश्न है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निवेश के लिए फिरता हूँ। उसके बाद में है जिनको सुनकर जग जग झूम झुके, लहराए मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह हमारी कविता हरिवंश राय द्वारा लिखित आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें मस्ती यानी संदेश देकर इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार आपको इसके उत्तर लिख देने हैं। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 6। इसमें प्रश्न संख्या ए आपको करने हैं, सब प्रश्न करने हैं 9 में से। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं। उसके बाद में आपको देख लेना है कि भक्तिन को भक्ति नाम किसने दिया? तो भक्तिन को भक्ति नाम महादेवी वर्मा ने दिया, क्योंकि वह अपने गले में माला पहनी हुई रखती थी और राम के नाम का स्मरण करती थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने उनका नाम दिया। उसके बाद में आपको देख लेना है कि फणीश्वर नाथ रेणु के 2 उपन्यासों के नाम लिखने हैं। तो एक लिख देना है आपको ठुमरी
और एक लिख देना है आपको अग्निखोर। इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न पूरा। और उसके बाद में कर देना है भाषा को सहूलियत। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सीधी भाषा में लिखना चाहिए। इस प्रकार उसमें देख लेना है आपको थोड़ा बहुत। और उसके बाद में है हरिवंश राय बच्चन अथवा जैनेन्द्र कुमार, यानी उनका परिचय लिखना है आपको। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद में इनकी मृत्यु 2003 हो गई। और इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। इस प्रकार आपको लिख देना है। और उसके बाद में आपको जैनेन्द्र कुमार का लिख देना है जीवन परिचय। तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म है वो 1905 में हुआ। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ और इनकी मृत्यु 1990 में हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। इस प्रकार इसका जो हरिवंश राय बच्चन अथवा जैनेन्द्र का जीवन परिचय पूरा होता है। उसके बाद में आपको लास्ट और अंतिम प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न सिल्वर बेल्डिंग पर आधारित है और इसका जो ये 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको यशोधर बाबू उनकी पत्नी ने अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में यशोधर बाबू की प्रमुख चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालना है कि यशोधर बाबू का स्वभाव कैसा था। और उसके बाद में भक्तिन अस्सी है पर उनके सद्गुणों का अभाव नहीं, इस कथन पर 3 तर्क लिखने हैं आपको। और ये नहीं हो तो ढोलक की थाप मृत गांव में संजीव शक्ति भरती रहती है कला से जीवन के संबंध को स्पष्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।